हेलो माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार सभी स्टूडेंट्स का हमारे जानदार और शानदार सीरीज में जिसका नाम है रॉकिंग वर्ड सीरीज तैयारी जीत की। और हमारा नारा मिलकर मेहनत करेंगे, धूम मचाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आएंगे विद आवर रॉकिंग वर्ड सीरीज तैयारी जीत की से। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि MySQL की कमांड्स को हम बहुत इसी वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। और जो इवनिंग वाली वीडियो होगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन द PYQs ऑफ MySQL। और MySQL आप लोगों का उन चैप्टर्स में से जो बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट प्लस बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग प्लस बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है। तो बताओ इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जिसको पाइथन बिल्कुल भी नहीं आता, डोंट वरी, इसमें पाइथन का कुछ भी नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। इसमें बस आपने सिंपल सिंटेक्स को ध्यान रखना है हर एक MySQL की कमांड के लिए। तो अगर आप उसको समझ के करोगे तो भी आप उसको इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा डेटाबेस से। क्या अब देखो, डेटाबेस का मतलब क्या है कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, उसको एक तरीके से टेबल मीन्स ऑर्गेनाइज्ड करके रखना ना हर एक जगह पर, दैट इज नोन एज डेटाबेस। अब जैसे आपका फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स होती है ना, रिलेटेड फाइल्स को स्टोर करके रखते हो, तो सेम आपका डेटाबेस है। डेटाबेस में बेसिकली क्या है, जो मेरे पास रिलेटेड टेबल्स होती है, इंटर रिलेटेड डेटा होता है, उसको मैं कंबाइन कर देती हूँ डेटाबेस के अंदर। क्लियर हुआ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अपने स्कूल का मैंने डेटाबेस क्रिएट किया जहां पर मेरे स्कूल से रिलेटेड सारे के सारे टेबल्स यानी कि सारा का सारा डेटा है टेबल्स के फॉर्म में स्टोर है, दैट इज नोन एज योर डेटाबेस। अब बात आती है डीबीएमएस। देखो, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहां पर आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सको। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों के MySQL की, तो MySQL आपका वैसे तो देखो RDBMS सॉफ्टवेयर है, वो भी हम आगे करेंगे। तो MySQL आपका एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि जहां पर आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। सो बेसिकली MySQL में हम डेटाबेस तो क्रिएट करेंगे ना। और फुल फॉर्म क्या आती है डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS refers to a software that is responsible for storing, maintaining and utilizing database। तो मतलब कि मैं अपने डेटाबेस को मेंटेन कर पा रही हूँ, क्रिएट कर पा रही हूँ, स्टोर कर पा रही हूँ, उस पर कोई ना कोई मैं अपने उस पर वहां पर ऑपरेशंस भी लगा पा रही हूँ। A database along with RDBMS is referred to as a DBMS system। देखो DBMS की अगर मैं बात करूँ ना, तो RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जहां पर ये वर्ड रिलेशनल आ गया ना, दैट मीन्स अगर मेरा डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो दैट मीन्स वो आपका RDBMS सॉफ्टवेयर। MySQL में आपका जो डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम स्टोर हो रहा है, तो दैट मीन्स वो आपका कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर हो गया, RDBMS। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ बेनिफिट्स पढ़ेंगे डीबीएमएस के। डीबीएमएस की बेनिफिट्स पढ़ने से पहले एक बार हम आ जाते हैं पुराने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस के एडवांटेजेस को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो देखो, जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे तब सारा का सारा डेटा आपका फाइल्स में स्टोर होता था। तो फाइल्स में स्टोर होने का मतलब यहाँ पर मेरा मतलब है विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। आज भी काफी जगहों पर आपका डेटा मैनुअल स्टोर होता है। ठीक है, आज भी आपका डेटा काफी जगह पर मैनुअल स्टोर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखना कि अगर मैं अपना डेटा FMS हम इसको बोलते हैं बेसिकली फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो जहां पर आपका डेटा मैनुअली स्टोर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर उसकी FMS की क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स। जो जो FMS की प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो आपकी डीबीएमएस की एडवांटेजेस बन जाएंगी। ठीक है, अब सोचो कि मेरे पास यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट वन मेरे पास आता है डेटा डुप्लीकेशन, यानी कि डुप्लीकेट डेटा। डुप्लीकेट डेटा या फिर आप कह सकते हो डेटा रिडंडेंसी, या फिर आप क्या कह सकते हो, डेटा रिडंडेंसी। अभी डुप्लीकेट डेटा और डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके क्लास 12 की, ठीक है, यानी क्लास 12, अब आपका जो डेटा है, डेटा मतलब आपका रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, ये सारा का सारा डेटा कहाँ कहाँ पर स्टोर होगा, रिसेप्शन एरिया, फ्रंट डेस्क पर स्टोर होगा, प्रिंसिपल मैम के पास होगा, आपकी क्लास इंचार्ज मैम के पास होगा, नीचे क्लरिकल ऑफ स्टाफ के पास होगा, लाइब्रेरी वाले सर या मैम के पास होगा। तो काफी जगहों पर आपका डेटा स्टोर है।
तो दैट मीन्स एफएमएस में आपका क्या आ जाता है, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स आपका जो डेटा वो डुप्लीकेट है, ठीक है। अब जब आपका डेटा डुप्लीकेट है मीन्स एक ही डेटा मल्टीपल जगहों पर स्टोर है, तो यहाँ पर मेरे पास एक और प्रॉब्लम आ जाती है, इनकंसिस्टेंट डेटा। यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम और आ जाती है, दैट इज इनकंसिस्टेंट डेटा। इनकंसिस्टेंट डेटा का मतलब क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ मिसमैच डेटा, या फिर आप लिख सकते हो मल्टीपल मिसमैच कॉपीज ऑफ सेम डेटा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ मल्टीपल मिसमैच कॉपीज लिख देते हैं, मिसमैच कॉपीज ऑफ सेम डेटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने एक नया घर परचेज किया या किसी के फादर का कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया। अब सबसे पहले एज अ क्लास इंचार्ज वो बच्चा मेरे पास आता है कि मैम हमने अपना एड्रेस चेंज करा लिया या फिर हमारे फादर का कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया, इसको आप अपडेट कर लो। तो मैंने एज अ क्लास इंचार्ज अपने अटेंडेंस रजिस्टर में अपडेट कर लिया, ठीक है। अब जब मैंने वो डिटेल अपने अटेंडेंस रजिस्टर में अपडेट किया, क्या वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सभी जगहों पर अपडेट हुआ? क्या वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सभी जगहों पर अपडेट हुआ? नो, बिकॉज सारा काम मैनुअली हो रहा है ना। तो मैंने अगर अपने अटेंडेंस रजिस्टर में उसको कट करके अपडेट कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली सब जगह स्टोर नहीं होगा। तो दैट मीन्स सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज है जो मैच नहीं कर रही है आपस में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसमें मेरे पास प्रॉब्लम आती है डेटा शेयरिंग की। नेक्स्ट इसमें मेरे पास प्रॉब्लम आती है शेयरिंग ऑफ डेटा। शेयरिंग ऑफ डेटा मतलब कि अगर आपको अपना डेटा शेयर करना है, मेरा अटेंडेंस रजिस्टर है, ठीक है, मुझे उसको शेयर करना है किसी के साथ, कैसे करेंगे? फोटोकॉपी, फोटोस्टेट, ठीक है। तो या फिर अगर आप फोटोज फोन में भी क्लिक कर रहे हो, जैसे एडवांस अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके बाद मुझे प्रिंट आउट उसके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फोटोस्टेट या इस तरीके से मुझे जेरोक्स कराना पड़ेगा अपने डेटा का, ठीक है। तो शेयरिंग यहाँ पर डिफिकल्ट हो गई ना, बिकॉज अगर मेरा जो रिकॉर्ड है जो मेरे पास स्टोर है वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को चाहिए, तो मैं कितनी जेरोक्स करा लूंगी, कितना टाइम कंज्यूमिंग वो काम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है मेरे पास डेटा प्राइवेसी। अगर मैं मैनुअल की बात करूं तो क्या मेरा डेटा प्राइवेट है? मीन्स अब देखो, अगर मैं अटेंडेंस भी ले रही हूँ, आप लोग भी इस चीज को, इस इंसिडेंट को समझ सकते हो कि मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, एकदम से कोई आया गेट पर, मैं जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स बाहर गई, आप ही लोग आ जाते हो अटेंडेंस रजिस्टर पर, लेक्चर स्टैंड पर कि देखना मैं कितनी एब्सेंट है, क्या रिकॉर्ड है, आ जाते हो। तो क्या मेरा डेटा प्राइवेट है वहां पर? नहीं, बिकॉज मैं वहां पर अपना पासवर्ड नहीं लगा पा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ ऑप्शन मेरे पास आता है डेटा बैकअप। बैकअप प्लान भी कोई नहीं है कि अगर अटेंडेंस रजिस्टर गुम हो गया तो क्या बैकअप प्लान है? ऐसा तो आपके पास भी नहीं होगा स्कूल में कि हर एक टीचर ने अपने अटेंडेंस रजिस्टर का पहले ही जेरॉक्स करा के रख रखा हो। नहीं, संभाल के रखना पड़ता है। तो दैट मीन्स वो सोचते हैं कि गुम होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, राइट। तो डेटा बैकअप का बहुत बड़ा इश्यू रह जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा और भी काफी सारी होंगी। एक मेरे पास होता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मीन्स एक तो ये यूजर नेम और पासवर्ड के ऑथेंटिक डेटा सिर्फ वही, मीन्स जो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं सिर्फ वही एक्सेस कर पाएंगे। सेकंड इसमें आता है ऑथराइजेशन, मतलब कि अगर मेरे पास अटेंडेंस रजिस्टर में 10 कॉलम्स हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सिर्फ ये 4 कॉलम्स देखो, बाकी का डेटा ना देखो। तो कई बार ना चाहते हुए तुम्हें दिख जाएगा, मैं कितना हाइड कर लूंगी उसको, राइट। सो ये चीज भी आती है। तो काफी सारी इश्यूज रहते हैं मेरे पास एफएमएस में, ठीक है। इन सब का सॉल्यूशन किसने किया मेरे पास? डीबीएमएस में। इन सब का सॉल्यूशन मुझे किसने दिया? डीबीएमएस में। ये आपका क्या, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ डेटा। ये आपका किस पर बेस्ड रहता है? सेंट्रलाइज सिस्टम, सारा का सारा डेटा कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है कि डेटा एक ही जगह पर स्टोर है, जिसको भी डेटा चाहिए वो वहीं से एक्सेस करेगा। आपका जो डेटा है वो एक ही जगह पर स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सारा का सारा डेटा कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में है, चाहे वो स्कूल की कोई ऐप हो सकती है, कोई एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है। तो सारा का सारा डेटा आपका सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह पर स्टोर है। अब अगर आपके प्रिंसिपल मैम को चाहिए, चाहे क्लास इंचार्ज को चाहिए, चाहे लाइब्रेरी वाले टीचर को चाहिए, वो वहीं से एक्सेस कर रहे हैं आपके डेटा को, ठीक है। सो इससे क्या बेनिफिट होगा कि अब सपोज मेरे पास कोई बच्चा आया कि मैम हमने अपने एड्रेस चेंज करवाना है, ठीक है। तो मैंने तो बोला डेटा सारा का सेंट्रलाइज है, रिसेप्शन पर है वो सॉफ्टवेयर, आप नीचे जाकर के अपडेट करा दो। वहां पर अपडेट हुआ। अब सारे
जो पर्सन है वो वहीं से तो डेटा एक्सेस करा रहे हैं ना, तो सबके पास अपडेटेड वर्जन ऑफ डेटा जाएगा। डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, मल्टीपल कॉपीज नहीं, मिसमैच कॉपीज नहीं आ रही है सेम डेटा की, डेटा डुप्लीकेट भी नहीं है, शेयरिंग मेरे पास डेटा की इजीली होगी, पेन ड्राइव में हम इजीली इसको स्टोर कर शेयर कर सकते हैं, बैकअप इजी हो गया, सीडीज डीवीडीज पेन ड्राइव में, अपने हार्ड डिस्क में हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। सो काफी सारे बेनिफिट्स मुझे इसके मिल जाते हैं। आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस में आपका डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है, मैंने आपको बताया एक ही जगह पर सारा का सारा डेटा स्टोर है। डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है, मल्टीपल मिसमैच मल्टीपल कॉपीज नहीं है सेम डेटा का, सिक्योर है, पासवर्ड लगा सकते हो, शेयरेबल डेटा को शेयर करना इजी है, ठीक है। ये सारे कुछ बेनिफिट्स है, अब आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो जो मैंने आपको सारा बताया है। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस क्या कहता है कि जब आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, हम उसको क्या बोल देते हैं, आरडीबीएमएस। यानी कि जब आपका डेटा एक तरीके से टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, तो आपका क्या हो गया, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, सपोज मेरे पास ये टेबल है, ठीक है, और एक टेबल में मेरे पास ये जो हेडिंग्स लिखी हुई होती हैं, इसको तो हम बोल देते हैं कॉलम के नेम्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डेटा रिकॉर्ड होता है, वर्टिकल डेटा आपका कॉलम्स होता है, और ये आपकी जो वैल्यूज होती है इसको हम लोग डेटा आइटम्स बोलते हैं। ये कंप्लीट टेबल होता है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर कहीं पर वर्ड रिलेशन लिखा हुआ है, मैथ्स वाला रिलेशन नहीं, कंप्यूटर में रिलेशन मीन्स टेबल, ठीक है। ये आपको एक टेबल गिवन है जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स गिवन है, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेशन, मीन्स एक अल्टरनेट नेम है उस चीज का, राइट। सो अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिलेशन। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल डेटा आपका क्या होता है, एक रिकॉर्ड। तो ये आपका क्या है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्यूपल या टपल कह लो। यही आपकी रो होती है, यही आपका एक रिकॉर्ड होता है, वन एंड द सेम थिंग। कहीं पर कुछ भी लिखा हो तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास एट्रीब्यूट कॉलम्स यानी कि फील्ड्स, एक ही बात है। ये जो आपकी कॉलम की हेडिंग्स है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, दीज आर योर कॉलम्स यानी कि एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स मतलब कि ये सारी की सारी जो वैल्यूज है, 1, नेहा, 95, ये जो वैल्यूज हैं, दीज आर नोन एज योर डेटा आइटम्स। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है डोमेन। देखो क्या होता है, डोमेन होता है कि इस पर्टिकुलर मींस किसी भी मैं टेबल की बात कर रही हूँ, सपोज स्ट्रीम कॉलम की मैं बात कर रही हूँ, तो इस स्ट्रीम कॉलम में वैल्यूज कहाँ कौन कौन सी आ सकती है वो आपकी डोमेन बताता है। फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रीम कॉलम की डोमेन क्या है, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, मीन्स कंबाइंड वाला सिस्टम नहीं है। कुछ स्कूल्स में होता है ना मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल कंबाइंड, ठीक है, तो वो नहीं है। तो दैट मीन्स इस स्ट्रीम कॉलम में कोई भी बच्चा कंबाइंड स्ट्रीम नहीं ले सकता, सिर्फ डोमेन के पूल ऑफ वैल्यूज, पूल ऑफ वैल्यू मीन्स सेट ऑफ वैल्यूज, जहां पर जो स्ट्रीम कॉलम की वैल्यूज है वो सारी की सारी कहां से आ रही है, डोमेन में से आ रही है। नेक्स्ट मेरे पास होता है डिग्री ऑफ अ रिलेशन। डिग्री मीन्स किसी भी टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। डिग्री मीन्स कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1, 2 और 3, तो इस टेबल की डिग्री कितनी हो गई, 3। या फिर हम कह सकते हैं इस रिलेशन की डिग्री कितनी हो गई, 3। नेक्स्ट आता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मीन्स कि इस टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो जब आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि रोज काउंट करोगे ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इस रिलेशन की यानी कि इस टेबल की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 5। ये हेडर रो नहीं काउंट करनी, बिकॉज ये आपका रिकॉर्ड नहीं है। एक रो तो है ये, बट ये एक रिकॉर्ड नहीं है। समझ रहे हो बात को, रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कार्डिनलिटी मीन्स कि मेरे उस टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन में क्या क्या आते हैं कि जितनी भी रोज होंगी ना आपके, वो सब डिस्टिंक्ट होंगी, मीन्स कोई भी दो रोज एग्जैक्ट सेम बिल्कुल नहीं होंगी। ऑर्डरिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इमेटीरियल, कि रोज और कॉलम्स का ऑर्डर इमेटीरियल आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू, मीन्स एक ये रो है, इसमें निशा और प्रियंका दो नेम्स में नहीं लिख सकती, दो वैल्यूज नहीं हो सकती। इन एनी गिवन कॉलम ऑफ अ टेबल ऑल आइटम्स आर ऑफ सेम काइंड, कि अगर मैं इस नेम की बात करूं तो सारे जो वैल्यूज है वो स्ट्रिंग टाइप के, इंटीजर टाइप की नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रिलेशन की। अब बात आ जाती है कीज की, ठीक है। अगेन कीज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट प्राइमरी की भी है, ठीक है।
तो इसको देखो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल ब्रीफ में बताऊंगी, ब्रीफ नहीं पूरी डिटेल में बताऊंगी, सो दैट आपको ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना एक टेबल है, उस टेबल में कॉलम्स क्या क्या है मेरे पास, रोल नंबर है, उस बच्चे का आधार कार्ड नंबर है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और एडमिशन नंबर है, फिर स्टूडेंट का नेम है, फिर उसके फादर का नेम है, फिर उसके मदर का नेम है और फिर उसका मोबाइल नंबर यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर है। ये कुछ कॉलम्स है मेरे पास एक टेबल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंडिडेट की कौन सी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो प्राइमरी की तो आप सबको पता है कौन सी होती है। प्राइमरी की कौन सी होती है, जो हर एक स्टूडेंट की ना अलग हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 12 के बच्चे हो, ठीक है, तो अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो रोल नंबर हर एक का अलग होगा, तो वो प्राइमरी की है जो हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होगी, ठीक है। तो कैंडिडेट कीज कौन सी होती है, दीज आर द कीज विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की। क्या मतलब है इसका, कि वो सारे कॉलम्स जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ वो आपके क्या होते हैं, कैंडिडेट कीज। कि जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कैंडिडेट कीज, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से किस किस को प्राइमरी की बना सकती हूँ। रोल नंबर आपका हर एक का अलग होगा, आधार कार्ड नंबर हर एक बच्चे का अलग होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक बच्चे का अलग होगा, एडमिशन नंबर हर एक बच्चे का अलग होगा। तो ये सारी आपकी क्या होगी, कैंडिडेट कीज, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर क्लास के पर्टिकुलर सेक्शन की। अगर मैं पूरे स्कूल के डेटा की बात करूं तो वहां पर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं ले सकती, बिकॉज रोल नंबर 1 आपका हर एक क्लास में मिलेगा, रोल नंबर 2 आपका हर एक क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर आप आधार कार्ड नंबर हर एक का अलग मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर, ये यहाँ पर आप 3 कॉलम फिर कैंडिडेट कीज ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पर्टिकुलर क्लास के पर्टिकुलर सेक्शन की, ठीक है। तो कैंडिडेट कीज कौन सी होगी, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। रोल नंबर सबके लिए अलग होगा, आधार कार्ड नंबर अलग होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, एडमिशन नंबर भी अलग होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है अलग हो सकता है, बट मैंने इसको एक्सेप्शनल केस के लिए छोड़ दिया है, बिकॉज हो सकता है कि मेरे क्लास में कुछ ट्विंस बच्चे भी हों जिसके मदर या फादर का कॉन्टेक्ट नंबर सेम होगा, होते हैं ना ट्विंस, ठीक है। तो एक ही क्लास में कॉन्टेक्ट नंबर सेम हो सकता है, तो सिर्फ इस उसी एक्सेप्शनल केस की वजह से मैंने इसको कैंडिडेट की नहीं बनाया, ठीक है। कैंडिडेट की क्लियर हो गया, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, ठीक है। अच्छा अब प्राइमरी की कौन सी होती है, प्राइमरी की कौन सी होती है आपकी, विच आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड यूनिकली, विच आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड यूनिकली, जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, ठीक है, जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो यहाँ पर जितनी सारी कैंडिडेट कीज है ना, लेट सपोज देखो कैंडिडेट कीज एक से ज्यादा हो सकती हैं, बट प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी, प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी। तो मैंने क्या करा, लेट सपोज आधार कार्ड नंबर को प्राइमरी की सेट कर ली, लेट सपोज मैंने इस आधार कार्ड नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आपकी आती है ऑल्टरनेट की, ठीक है। ऑल्टरनेट कीज कौन सी होती है, आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज, कि जितने भी मेरे पास कैंडिडेट कीज हैं, आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज वी विल सेलेक्ट वन एज अ प्राइमरी की, वी विल सेलेक्ट वन एज अ प्राइमरी की, तो रिमेनिंग विल बी ऑल्टरनेट की, जो आपकी रह गई वो आपकी ऑल्टरनेट की होंगी, रिमेनिंग विल बी ऑल्टरनेट की, ठीक है। तो 4 कैंडिडेट कीज थी, इसमें से मैंने 1 को एक को प्राइमरी की ले लिया, तो ये जो रिमेनिंग आपकी रह गई ये आपकी कौन सी हो गई है, ऑल्टरनेट की। आया तीनों कंसेप्ट समझ में, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, ठीक है। कैंडिडेट कीज विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, प्राइमरी की कौन सी होती है, विच आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड यूनिकली, अल्टरनेट कीज कौन सी होती है, आउट ऑफ दोस कैंडिडेट कीज वी विल सेलेक्ट वन एज अ प्राइमरी की, जो रिमेनिंग रह गई दैट विल बी योर अल्टरनेट कीज, क्लियर। एक मेरे पास आती है बच्चे कंपोजिट प्राइमरी की, एक मेरे पास आता है कंपोजिट प्राइमरी की,
ये कंपोजिट प्राइमरी की कौन सी होती है? कई बार ऐसा देखो, आप सिचुएशन देखोगे कि फॉर एग्जांपल आपका सेशन नया नया स्टार्ट हुआ, स्पेशली क्लास 11th का मैं बात करूं, ठीक है, तो अभी मैंने स्टूडेंट्स को रोल नंबर अलॉट नहीं करे, मेरे पास क्या क्या कॉलम है? स्टूडेंट के नेम है, एड्रेस है और मार्क्स है, ठीक है। मेरे पास क्या क्या स्टूडेंट के नेम्स हैं, एड्रेस हैं और मार्क्स हैं। अब एक बच्चे का नाम है लेट्स सपोज नेहा, ये आती है सेक्टर 15 से और इसके मार्क्स हैं 48। एक है मेरे पास निशा, ये आती है सेक्टर 15 से ये भी, और इसके मार्क्स हैं 82। एक और नेहा है जो आती है सेक्टर 14 से और उसके मार्क्स हैं 82, ठीक है। अब देखो, क्या मैं यहाँ पर कोई एक कॉलम ऐसा है जिसको मैं प्राइमरी की बना सकूं? नेहा भी रिपीट हो रहा है, एड्रेस भी रिपीट हो रहा है, मार्क्स भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर मेरे पास कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जो मेरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम को ऐसा प्राइमरी की बना सकती हूँ। कि मैंने देखा कि एक नेहा अगर सेक्टर 15 की है तो दूसरी नेहा सेक्टर 14 की है, तो दैट मीन्स मैं स्टूडेंट नेम प्लस एड्रेस कॉलम्स को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बना रही हूँ। देखो, प्राइमरी की मैं अभी भी एक ही बना रही हूँ, बस कॉलम एक से ज्यादा यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। लास्ट आपका आता है फॉरेन की, ठीक है। अच्छा, फॉरेन की पढ़ने से पहले डेफिनेशन आई थिंक सेम ही है जो मैंने आपको बताया। एक तो जो कैंडिडेट कीज प्राइमरी कीज वाला है ना, उसमें आपकी कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी, सारी वैल्यूज यूनिक होंगी। वही सेम एग्जांपल मैंने काफी सारे कॉलम्स ले लिए थे, उन्होंने दो ही लिए कि रोल नंबर और एडमिशन नंबर आपका क्या हो गया? कैंडिडेट की हो गया। और प्राइमरी की जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, रोल नंबर को प्राइमरी की ले लिया तो एडमिशन नंबर आपका क्या हो जाएगा? अल्टरनेट की, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है फॉरेन की। अब देखो फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की का कंसेप्ट ना आपका तब यूज होगा जब आपके पास दो टेबल्स होंगे, हमेशा। फॉरेन की का कंसेप्ट आपका तभी यूज होगा जब मेरे को दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है। और जब भी मैं दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करा रही हूँ, तो दैट मीन्स मुझे एक कॉलम सेम जरूर मिलेगा दोनों टेबल्स में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास ना दो टेबल्स हैं। आई थिंक ये आपको प्रॉपर विजिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ माई वेबकैम, है ना। इसको मैं इसके बाद हम माई स्क्वेयर की कमांड्स करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकली करेंगे। अब ये विजिबल होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज मेरे पास ना ये दो टेबल्स हैं। मैंने आपसे पूछा कि निशा के पास कौन सी स्ट्रीम है, बताओ तो जरा। आपने मुझे बताया कॉमर्स। कैसे बताया निशा के पास कॉमर्स स्ट्रीम है? आपने देखा कि निशा का स्ट्रीम कोड क्या S102, आप S102 पर आए और आपने देखा कॉमर्स, इसी तरीके से बताया। सो दैट मीन्स जब मेरे को जो डेटा है ना मल्टीपल टेबल से फेच करना है, ठीक है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, तब मैं वहां पर अपना क्या यूज करूंगी? फॉरेन की का कंसेप्ट यूज करूंगी, राइट। अब जब भी फॉरेन की का कंसेप्ट यूज करेंगे, मैंने आपको बोला एक कॉलम आपका दोनों टेबल में सेम जरूर होगा। अब वो कॉलम यहाँ पर कौन सा आपका जो दोनों टेबल में सेम है? स्ट्रीम कोड। तो स्ट्रीम कोड कॉलम को ध्यान से देखो, जो कॉलम आपका सेम है दोनों टेबल्स में, वही कॉलम आपका एक टेबल में प्राइमरी की का काम करेगा और दूसरी टेबल में वो फॉरेन की का काम करेगा, ठीक है। जो कॉलम आपका सेम है दोनों टेबल्स में, वही कॉलम आपका एक टेबल में आपका प्राइमरी की का काम करेगा, एक टेबल में आपका फॉरेन की का काम करेगा। अब ये टेबल है स्टूडेंट नेम से, जहां पर आपके क्लास 12 के सभी बच्चों का रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अगर 5 बच्चे हैं, 3 स्ट्रीम है, तो ऐसा तो है नहीं तीन ही वैल्यू होंगी, ये वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी। किसी ने ह्यूमैनिटीज लिया, किसी ने कॉमर्स लिया, किसी ने नॉन मैथ लिया, दोबारा किसी ने ह्यूमैनिटीज लिया, कॉमर्स लिया, तो यहाँ पर वैल्यूज रिपीट हो रही है। जहां पर वैल्यूज रिपीट हो रही है उस टेबल के लिए उसका क्या हो गया? फॉरेन की। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रीम नेम से टेबल बनाई है, जहां पर मैंने लिखा है 101, 102, 103, तो दैट मीन्स ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, राइट। सो यहाँ पर आपका स्ट्रीम कोड लिखा, स्ट्रीम लिखी है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी की हो गया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो। A foreign key is used to represent the relationship between two tables। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आई हूँ कि अगर मुझे दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना तो हम क्या यूज करेंगे? फॉरेन की यूज करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखो। अ नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट कौन सा है? ये वाला, दिस, ये आपका नॉन की एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट, की मीन्स प्राइमरी की मीन्स प्राइमरी की, तो नॉन की वाला ये हो गया।
अब डेफिनेशन देखो, a non key attribute whose values are derived from the primary key of some other table, कि जो ये नॉन की एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यूज कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल, दूसरी टेबल के प्राइमरी की से आ रही है, राइट। तो इसको तो आपका क्या होगा, फॉरेन की होगा करंट टेबल में जहां पर वो नॉन की एट्रीब्यूट है। क्लियर हो गया फॉरेन की का कंसेप्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे माई एसक्यूएल की कमांड्स पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी माई एसक्यूएल की कमांड्स पर। तो देखो माई एसक्यूएल की कमांड्स अगेन आपके इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो मैं आपको नहीं बता रही, अगर आपने देखना हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करना हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल माई एसक्यूएल बाय स्वाति चावला मैम, आपको मिल जाएगा। तो इजीली आप उसको माई एसक्यूएल को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारी की सारी कमांड्स हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले जो कमांड आती है मेरे पास दैट इज क्रिएट ए डेटाबेस, ठीक है। मैं आपको पहले माई एसक्यूएल ओपन करके दिखाती हूँ यहाँ पर। नाउ सी हियर माई एसक्यूएल कैसे ओपन करोगे, सर्च बार में जाओगे, यहाँ पर माई एसक्यूएल लिख देना। तो जब आपने माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किया होगा तो वहां पर आपने अपना पासवर्ड लिखा होगा, यहाँ पर आपने वो वाला पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। इसके साइज को इंक्रीज करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल की और माउस का स्क्रॉल ये दोनों आप लोग साथ में प्रेस कर देना, ठीक है। क्या क्या, कीबोर्ड से कंट्रोल की और उसके बाद माउस से स्क्रॉल की, ठीक है। एक सेकेंड रुको, इसकी ना ब्राइटनेस कम हो गई है, उसको इंक्रीज करना है, हो गई, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद हम लोगों का ये माईएसक्यूएल ओपन हो गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि डेटाबेसेस मेरे पास कौन कौन से बने हुए हैं। देखो क्रिएट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए शो डेटाबेसेस के थ्रू कि डेटाबेसेस एक्चुअल में है कौन कौन से, ठीक है। बिकॉज सेम नेम से तो आपका डेटाबेस क्रिएट होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कमांड लिखूंगी, शो डेटाबेसेस, ठीक है। कौन सी कमांड लिखूंगी यहाँ पर, शो डेटाबेसेस। तो शो डेटाबेसेस बेसिकली क्या कहते हैं आपको कि जो जो आपके पास डेटाबेसेस होंगे ना उसकी यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसकी लिस्ट आ गई किसकी, जो जो हमने डेटाबेस क्रिएट कर रखे हैं। तो टोटल यहाँ पर मेरे पास 15 डेटाबेसेस हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 15 रोज इन अ सेट। क्लियर हो गया। अब अगर आपको अपना खुद का डेटाबेस, देखो माईएसक्यूएल जो है ना आपका केस इनसेंसिटिव है, मीन्स आप कैपिटल में कमांड्स लिखो स्मॉल में लिखो, आपके चॉइस है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो भी आप लोगों की कमांड्स दे रखी है, जैसे मैं बात करूं क्रिएट डेटाबेस, शो डेटाबेस, ठीक है। तो जो भी आप लोगों की कमांड्स है ना वो आपको क्या करना है, आपके चॉइस है, राइट। कि कैपिटल में लिखूं या स्मॉल में लिखूं, राइट। सो यहाँ पर मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम लिख दो, स्पेस आएगा, क्रिएट डेटाबेस एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस। तो नेम ऑफ द डेटाबेस सपोज मैंने लिखा यहाँ पर रॉकिन बोर्ड सीरीज के लिए REB लिख देते हैं, ठीक है, REB। तो डेटाबेस का नेम क्या होगा, क्रिएट डेटाबेस और RIB। ये आपका डेटाबेस, डेटाबेस की स्पेलिंग गलत लिखती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगी शो डेटाबेसेस तो ये आपको लिस्ट में दिखा देगा कि हाँ आपका RIB नेम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, राइट। अब एक कमांड मेरे पास होती है शो टेबल्स नेम से, वो आपको बताएगा कि इसमें आपके जो है टेबल्स कितनी है। अभी तो मैंने एक भी टेबल क्रिएट नहीं की, ठीक है। अब उससे पहले ना मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मैं कौन से डेटाबेस पर काम करना चाह रही हूँ। डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, इस लिस्ट में आ गया। अब मैं कमांड लिखूंगी यूज और डेटाबेस का नेम दैट इज RIB, ठीक है, डेटाबेस चेंज। तो दैट मीन्स अब मैं इस RIB वाले डेटाबेस पर, रॉकिन बोर्ड सीरीज वाले डेटाबेस पर काम करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी शो टेबल्स तो ये दिखा देगा एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि मैंने अभी एक भी टेबल को क्रिएट नहीं किया, ठीक है। टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल का सिंटेक्स, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस हो गया, सिंटेक्स ध्यान रखना, चाहे नोट डाउन करते चले जाओ। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, शो डेटाबेसेस सारे डेटाबेस की लिस्ट दिखा देगा। यूज डेटाबेस का नेम, जिस डेटाबेस पर आपने काम करना है। शो टेबल्स आपको दिखाएगा कि आपके डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं। अब क्रिएट टेबल का सिंटेक्स देखो, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, ठीक है। टेबल के नेम में स्पेस नहीं आएगा, डिजिट से नहीं स्टार्ट होगा, स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा, वो सारे रूल्स, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, कॉलम का नेम लिखोगे, उसकी डेटा टाइप लिखोगे, कोमा। सेकेंड कॉलम का नेम लिखोगे, उसकी डेटा टाइप लिखोगे, कोमा। थर्ड कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप। जो लास्ट वाला होगा उसके आगे कोमा नहीं आएगा। ये वाली ब्रैकेट जो ओपन करी थी इसको क्लोज करोगे, सेमीकोलन प्रेस करोगे, ठीक है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि उस कॉलम में आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो,
कि उस कॉलम में आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो, दैट इज योर डेटा टाइप। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करानी है तो आप टाइनी इंटीजर ले सकते हो, स्मॉल इंटीजर, बिग इंटीजर, बहुत बड़ा इंटीजर लेना हो। डेसिमल वैल्यूज के लिए फ्लोट है, डबल है, डेसिमल है। स्ट्रिंग के लिए कैर वैर कैर हो गया, ठीक है। डेट और टाइम के लिए डेट टाइम डेटा टाइप हो गया। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम से टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें स्टूडेंट नेम से, तो लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल। हम लोग एक एम्प्लॉय नेम से टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट करनी है। मैंने लिखा लेट्स सपोज क्रिएट टेबल, टेबल का नेम मैंने लिखा एम्प्लॉय, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया एम्प्लॉय आईडी, और ये मैंने लेनी है इंटीजर, और इसको मैंने प्राइमरी की भी बनाना है तो आप यहाँ पर साथ में लिख दो प्राइमरी की, ठीक है, कोमा। सेकंड मैंने लिखा लेट सपोज एम्प्लॉय का नेम, इसमें मैंने लिख दिया वार क्या, और इसका साइज मैंने दिया लेट सपोज 20 की, दैट मीन्स इसमें 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम हो गया, एंड डिपार्टमेंट लिख देते हैं, डिपार्टमेंट आईडी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी हो गया, ये आपका मैं कैर टाइप का लिख रही हूँ और 5 इसमें कैरेक्टर्स होंगे। एंड उसके बाद हम लोग जेंडर लिख देते हैं कैर, और इसका साइज में 2 ले लेती हूँ। सैलरी लिख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलरी, और उसका हम ले लेते हैं इंटीजर, ठीक है। लास्ट वाला है तो कोमा नहीं लगाओगे, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। तो ये आपकी एक टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब अगर आप शो टेबल्स वाली कमांड पर जाओगे तो आपको पता है कि एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो ये दिखा रहा है टेबल्स इन REB, कि आपका जो RIB नाम से डेटाबेस है उसमें एम्प्लॉय नेम से टेबल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अभी सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, अभी सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, टेबल के अंदर वैल्यूज नहीं इंसर्ट करी है मैंने, उसके लिए मेरे पास इंसर्ट कमांड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए क्या लिखूंगी, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम दैट इज एम्प्लॉय, उसी सीक्वेंस में वैल्यूज लिख दो जिस सीक्वेंस में कॉलम के नेम्स है। लाइक पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी मैंने लिखा 101, फिर आता है एम्प्लॉय नेम, मैंने लिखा लेट सपोज राहुल, फिर आता है इसको आपने क्या जो जिसकी भी डेटा टाइप कैर वार कैर डेट है ना, उसको आपने हर एक को विद इन कोट्स लिखना है, सिंगल कोट्स डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है DID, ये आपका कैर टाइप का तो मैंने ले लिया, इसका डिपार्टमेंट आईडी है D101, और उसके बाद है मेरे पास जेंडर है इसका मेल, एंड सैलरी हो गई लेट सपोज इसकी 25,000, ठीक है, सेमीकोलन, एंटर। और देखो आपका EID आपका प्राइमरी की है ना, तो अगर मैं ये सारी चीजें चेंज कर दूं, लेट सपोज मैंने राहुल की जगह लिख दिया किंशुक, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा D102, और जेंडर में लिख दिया फीमेल, सैलरी है इसकी लेट सपोज 38,000। तो ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि 101 आपका क्या प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, तो इसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, ना तो नल होगी वैल्यू, मीन्स ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ना डुप्लीकेट वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सपोज ये 102 हो गया, उसके बाद मैंने लिखना रिकॉर्ड 103, नेम हो गया लेट सपोज कुणाल, डिपार्टमेंट आईडी D101, जेंडर हो गया मेल, और सैलरी हो गई इसकी 18,000, ठीक है। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है, सपोज मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर ब्रैकेट में कॉलम के नेम, अगर आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलम से वैल्यू एंटर करनी है, तो एम्प्लॉय आईडी में तो करोगे ही करोगे बिकॉज वो आपका प्राइमरी की है, फिर मैंने ई नेम में कर दिया, और फिर मैंने आपका डिपार्टमेंट आईडी में कर दिया, और फिर मैंने आपका जेंडर में कर दिया, सैलरी में नहीं करा, ठीक है। ये कॉलम के नेम लिखे और वैल्यूज, ठीक है। फिर EID की मैंने लिख दी लेट सपोज वैल्यू 104, और नेम की मैंने लिख दी यहाँ पर टिया, एंड डिपार्टमेंट आईडी इसका हो गया D101, एंड जेंडर इनका हो गया फीमेल, ठीक है। सैलरी लिखने नहीं, सेमीकोलन, एंटर। अननोन कॉलम ई नेम, अच्छा सिर्फ नेम है, कॉलम का नेम सिर्फ क्या है, नेम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपका सैलरी कॉलम है उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू चली जाएगी, नल वैल्यू, ठीक है। जो आपका सैलरी कॉलम है उसमें बाय डिफॉल्ट आपकी कौन सी वैल्यू चली जाएगी, यहाँ पर नल वैल्यू, ठीक है।
अब एक दो रिकॉर्ड्स और फटाफट से एंटर कर देते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज 105 और मैं लिखती हूँ यहाँ पर नेम आंचल, डिपार्टमेंट आईडी 102, जेंडर फीमेल एंड सैलरी हो गई इनकी 50,000। ठीक है, 106 बस 6 ही रिकॉर्ड एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेम हो गया लेट सपोज हितेश एंड डिपार्टमेंट आईडी 103, जेंडर मेल एंड सैलरी 45,000। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड्स अगर आपको चेक करने हैं तो कौन सी कमांड लगाओगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज एम्प्लॉय। स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल कॉलम्स, स्टार रिप्रेजेंट करता है MySQL में ऑल, कि सारे के सारे कॉलम्स मुझे डिस्प्ले कराने। ठीक है, अगर कुछ पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले कराने हो, मैंने बोला कि मुझे सिर्फ नेम और सैलरी चाहिए, तो सेलेक्ट नेम कोमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। क्लियर? ठीक है, अब एक बार यहाँ पर आ जाओ जरा। टेबल क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया, शो टेबल्स बता दिया। कंस्ट्रेंट देखो क्या होता है, फिर हम आगे करेंगे। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंडीशन, कि अगर आपको अपने MySQL की टेबल पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है, कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी की कंस्ट्रेंट तो मैंने आप लोगों को लगा करके दिखा दिया, बहुत सिंपल है। जिस भी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाना, जैसे रोल नंबर इंट और आगे क्या लिख दो? प्राइमरी की, तो आपका कॉलम प्राइमरी की बन जाएगा। प्राइमरी की में क्या होगा? कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी। ठीक है, सारी वैल्यूज डिफरेंट यूनिक होंगी। एक मेरे पास आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं? कि जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो यूनिक होंगी, बस नल हो सकती है। प्राइमरी की में क्या? नल नहीं हो सकती। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं? कि ठीक है वैल्यूज नल हो सकती है, बट उसके अलावा जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? यूनिक होंगी। तो किसी को यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि कॉलम का नेम लिखोगे, उसकी डेटा टाइप लिखोगे, सिर्फ आगे क्या लगा दोगे? यूनिक। दैट मीन्स वो आपका यूनिक बन जाए, यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई होगी। एक आता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? कि इस कॉलम में जो भी आप वैल्यूज अप्लाई मीन्स जो भी आप लगाओ लिखोगे वैल्यूज नल नहीं होगी, रिपीट हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है, नल नहीं होगी। तो सिंपल क्या लिखना होगा? नॉट नल। तो वो कॉलम आपका नॉट नल कंस्ट्रेंट बन जाएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं? कि अगर आप किसी कॉलम में वैल्यू नहीं दे रहे हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर जेंडर में लिखा डिफॉल्ट एफ इक्वल्स टू नहीं है, ध्यान रखना। जेंडर साइज लिखा मीन्स डेटा टाइप लिखा varchar 3 डिफॉल्ट और एफ। तो अगर आप जेंडर वाले कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स कोई भी वैल्यू नहीं दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा? एफ। फिर मेरे पास आती है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या है? कि कंडीशन अगर आपने कोई चेक करानी हो, कि जैसे मेरे पास मार्क्स कॉलम है, ठीक है, मैं एंटर कराई हूँ मार्क्स सिर्फ 0 से 100 के बीच में, इसके अलावा कोई डिजिट ना एंटर करें, तो चेक ब्रैकेट स्टार्ट करके मार्क्स बिटवीन 0 एंड 100, कि इसमें 0 और 100 भी इंक्लूड है, कि 0 से 100 तक मार्क्स एंटर होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है मेरे पास ये ऑल्टर कमांड को हम बाद में करेंगे। अब पहले देखो डिस्क्राइब में बताती हूँ। इंसर्ट हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इंसर्ट में क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ये हो गया, उसी सिंपल सीक्वेंस में एंटर कराओगे। ठीक है, अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर कॉलम्स में एंटर करानी है तो कॉलम का नेम लिख दोगे और वैल्यूज लिख दोगे। ठीक है, जिस कॉलम का नेम नहीं लिखोगे उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल जाएगी। अगर आपको खुद से स्पेसिफाई करना है कि आपने इसकी नल वैल्यू लेनी है तो यहाँ पर सिंपल कैपिटल में क्या लिख दोगे? नल। विद इन कोट्स लिखोगे, अदरवाइज वो नल आपकी वैल्यू कंसिडर हो जाएगी। ठीक है, डेट, अगर आपने किसी कॉलम की डेटा टाइप डेट लिया है तो डेट लिखने का फॉर्मेट क्या है? ईयर, मंथ और डेट। ठीक है, ईयर, मंथ और फिर डेट। क्लियर हो गया? सिलेक्ट कमांड आपको बता दी कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को डिस्प्ले कराना हो तो हम क्या यूज करते हैं? सिलेक्ट कमांड। ठीक है, आप कॉलम्स को आगे पीछे लिख सकते हो। एक होता है मेरे पास डिस्क्राइब कमांड, या तो DESC लगा दो या डिस्क्राइब कंप्लीट लिख दो, कि आपको अगर अपने टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो इसने मुझे यहाँ पर क्या बता दिया? मेरे टेबल का स्ट्रक्चर बता दिया। राइट, तो क्या हो गया यहाँ पर? DESC एंड देन उसके बाद टेबल का नेम। तो इसने आपको टेबल का स्ट्रक्चर बता दिया है यहाँ पर, कि आपके पास जो टेबल है एम्प्लॉय, उसमें फील्ड कौन कौन से, यानी कि कॉलम के नेम्स, एम्प्लॉय आईडी, नेम, DID, जेंडर, सैलरी, उनके हर एक की डेटा टाइप बता दिया, साइज बता दिया, नल बता दिया। बिकॉज EID को मैंने प्राइमरी की लगा रखा है, इसने ये बता दिया। ठीक है, और नल में इसने क्या बता दिया? नो, कि ये वैल्यूज नल नहीं हो सकती।
राइट। या तो आप यहाँ पर DESC लिख दो या डिस्क्राइब कंप्लीट लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रीऑर्डरिंग कॉलम्स हो गए, मीन्स आप अपने जो कॉलम के नेम्स है वो आगे पीछे डिस्प्ले करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्टिंग ऑल कॉलम, सारे के सारे कॉलम डिस्प्ले कराने हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपने उसमें कुछ कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करते हैं कि अगर आपको अपने MySQL की टेबल में कहीं पर भी रोज पर कंडीशन लगानी है तो मैं वहां पर क्या करूंगी, वेयर क्लॉज का यूज करूंगी, ठीक है। मैं वहां पर क्या करूंगी, अपने वेयर क्लॉज का यूज करूंगी। सो वेयर क्लॉज के लिए कंडीशन कैसे लगाओगे आप, पहले मैं टेबल आपको दिखाऊंगी। मेरे पास टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय नेम से टेबल है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मुझे उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड चाहिए जो मेल एम्प्लॉयज हैं, तो मैंने लिखा सेलेक्ट, अगर सारा रिकॉर्ड चाहिए स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू F, या मेल फीमेल जो आपको कंडीशन लगानी हो, ठीक है। सो देखो मेरे पास 3 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिसका जेंडर क्या है, फीमेल है, वो आ गए। या फिर मैंने बोला कि मुझे उनका सिर्फ नेम चाहिए, तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू F, तो ये 3 एम्प्लॉयज आ गए जिसका जेंडर क्या है, F है, यानी कि फीमेल, ठीक है। फिर मैंने बोला कि वो एम्प्लॉयज आ जाओ जिसका सैलरी है 25,000 से ग्रेटर है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000, ठीक है। तो ये 3 एम्प्लॉयज आ गए जिसकी सैलरी क्या है, 25,000 से ग्रेटर है। इस तरीके से अपना कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब मैंने यहाँ पर जेंडर पर लगाई तो जेंडर की जो डेटा टाइप है वो कैर वैर केयर है ना, तो इसको विद इन कोट्स लिखोगे। सैलरी वाले की डेटा टाइप इंटीजर है तो यहाँ पर हम इसको विदाउट कोट्स लिखेंगे। क्लियर हो गया। सेम आप DID पर लगा सकते हो। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DID इक्वल्स टू D101, तो जिसका DID 101 है वो वाले रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। सारी टेबल देखनी हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये आ गया, ठीक है। अब जो आपने कंडीशन लगाई है वेयर में, एक तो मैंने ये आपको बता दी, रिलेशन ऑपरेटर्स लगा सकते हो, जैसे आपने पाइथन में लगाई इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू के लिए आपके पास ये है, ठीक है। डबल इक्वल्स टू नहीं होता है इसमें, सिंपल इक्वल्स टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है। ये कब यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जिसका DID 101 नहीं है ना उसको छोड़ करके दिखा दो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DID नॉट इक्वल्स टू D101, कि जिनका DID D101 नहीं है ना उनके अलावा ये 2 रिकॉर्ड्स, ये 3 और आ गए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कुछ आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे एंड और नोट। एंड का मतलब क्या, दोनों कंडीशन ट्रू हो तब रिकॉर्ड आएंगे, और का मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आ जाएगा, नॉट उसका रिवर्स है, एंड मींस ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले कंप्लीट टेबल डिस्प्ले कराती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, मैंने बोला जेंडर उसका फीमेल हो एंड उसकी सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन 40,000, फीमेल भी हो और सैलरी जिसकी 40,000 से ग्रेटर भी, तो ऐसा एक ही एम्प्लॉय है मेरे पास कि जो फीमेल भी है और जिसकी सैलरी 40 अबव भी है, ठीक है। अच्छा मैंने बोला इससे मेल कौन है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, जेंडर इक्वल्स टू M, ठीक है। मेल भी ऐसा एक ही एम्प्लॉय है। अब मैंने बोला उसको कि या तो वो फीमेल जेंडर हो या और या उसकी सैलरी 40 से अबव हो, तो दिखा दो दोनों केसेस में, और या तो वो फीमेल एम्प्लॉय है, देखो ये फीमेल एम्प्लॉय है बट इसकी सैलरी 40 से कम है तो आ गया, ये भी फीमेल एम्प्लॉय है, ये भी फीमेल एम्प्लॉय है, ये मेल है बट इसकी सैलरी 40 से ज्यादा है, तो इस तरीके से हम अपना एंड और नॉट ऑपरेटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा इसमें क्या नॉट वाला कैसे लगाओगे, जैसे मैंने लिखा वेयर नॉट स्ट्रीम इक्वल्स टू मेडिकल, कि जहां पर स्ट्रीम में मेडिकल नहीं है तो मेडिकल को छोड़ करके बाकी सारी आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास पुटिंग टेक्स्ट इन अ क्वेरी आउटपुट, ये बहुत कम यूज होता है कि सपोज आपने लिखना है नेम सिक्योर्ड मार्क्स ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट, मींस कॉलम का नेम तो देखो सिर्फ यही है, आपने ऐसा कुछ बनाना, निशा सिक्योर 100 ऑफ कॉमर्स, ऐसा कुछ, तो आपको जस्ट वो विद इन कोट्स लिख देना उसको। नेक्स्ट आता है स्केलर एक्सप्रेशन। स्केलर एक्सप्रेशन मींस कि आपको कोई कॉलम गिवन है, आपने लिखा सेलेक्ट नेम,
पहले मैं पूरी टेबल डिस्प्ले कराऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल आ गई। अब आपने बोला कि मुझे क्या करना है, नेम्स डिस्प्ले कराने हैं प्लस जिनकी भी सैलरी जो है सैलरी प्लस 1000 करके डिस्प्ले करानी। तो देखो सैलरी सबकी 1000 से ऐड हो गई, 50 वाली 51, 45 वाली 46, इस तरीके से। अब अगर आप चाहते हो कि सैलरी प्लस 1000 को आपने कोई नेम भी देना है तो आप एज करके लिख सकते हो, सैलरी प्लस 1000 एज, और सपोज मैंने लिख दिया बोनस सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी प्लस 1000 ना लेकर के एज करके आपने जो उसको अल्टरनेट नेम दिया ना, एज बेसिकली यूज होता है अलायंस के लिए, कि अगर आप अपने कॉलम को अल्टरनेट नेम देना चाहते हो तब हम इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया बोनस सैलरी, तो ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। चलिए स्केलर एक्सप्रेशन हो गया। कॉलम अलायंस मैंने आपको बता दिया। इस कॉलम अलायंस से ना टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एग्जैक्ट टेबल है वो ये है, ठीक है। अब ये DID वाला कॉलम है, मैंने बोला सेलेक्ट नेम कोमा DID एज डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉय, कि DID की जगह डिपार्टमेंट ID लिख दो, आ गया। बट इससे टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेबल की जो स्ट्रक्चर है उसमें कॉलम का नेम वही है DID, उसमें वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है, देखो डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड क्या कहते हैं कि अगर आपकी सारी वैल्यूज रिपीट हो रही है ना, उसको एक एक बार दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि मेरे पास जो है ना DID कितने कितने डिपार्टमेंट IDs हैं, तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगी सेलेक्ट DID फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या होगा, ये दिखा रहे D0 1 2 1 2 3, इस तरीके से। मैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज देखना चाहती हूँ कि पता तो लगे कौन कौन सी डिपार्टमेंट IDs हैं, तो मैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर दूंगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट DID फ्रॉम एम्प्लॉय, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग सॉरी, ठीक है, yes. ठीक है। तो ये आपका डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट ID उसने बता दिया। डिस्टिंक्ट क्लियर हो गया। दिस कमांड इज यूज्ड टू एलिमिनेट द रिडंडेंट डेटा। अगर आपके पास कोई रिडंडेंट डेटा, डुप्लीकेट डेटा, उसको रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर अपना डिस्टिंक्ट कमांड यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर ओनली वन नल, अगर आपकी कोई टेबल में नल वैल्यूज भी एक से ज्यादा बार होंगी तो ये एक ही बार उसको दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर का देखो क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना एक टेबल है, ये मैंने बोला जिसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा और 50,000 से कम वो दिखा दो, तो मैं क्या लिखूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25,000, 25,000 भी इसमें आएगा, ठीक है, एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 45,000, 45,000 भी इंक्लूड होगा, मैंने इक्वल्स टू लगाया, ठीक है। तो जिसकी सैलरी 25 to 45 की रेंज में वो ये 3 एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड आ गए। अब मैं चाहती हूँ इसी चीज को करने का ऑल्टरनेट मेथड है बाय यूजिंग बिटवीन कमांड। इसी चीज को कर सकते हो आप लोग विद द हेल्प ऑफ बिटवीन कमांड। और सिंटेक्स क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन स्टार्टिंग वैल्यू 25,000 एंड एंडिंग वैल्यू 45,000। बिटवीन के केस में जो आप बाउंड्री वैल्यूज लिख रहे हो ना, ये दोनों इंक्लूड होंगे, मींस 25 भी इंक्लूड है, 45 भी इंक्लूड है। तो देखो सेम चीज मेरे पास आ गई। नॉट बिटवीन इसका रिवर्स है, मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट बिटवीन दिस, तो जो बिटवीन में आ गई 25 to 45 की रेंज में, उसको छोड़ कर, ठीक है। अब देखो जो 25 और 45 वाली बाउंड्री वैल्यूज है वो बिटवीन में आ चुकी है ना, तो नॉट बिटवीन में नहीं आएंगी। नॉट बिटवीन में कौन सी आएंगी, जो बिटवीन में आ चुके उसको छोड़ करके। क्लियर हो गया, बिटवीन और नॉट बिटवीन रेंज के लिए होता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का क्या काम है, ये मेरे पास सपोज एक टेबल है, ठीक है, ये मेरे पास एक क्या है, टेबल है। अब इसके बाद मैंने इसको बोलना है कि भाई मुझे जिसकी डिपार्टमेंट ID 101 या 102 है वो दिखा दो, तो मैं क्या लिखूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू D101 और डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू D102, कि जिसकी डिपार्टमेंट ID या तो D101 है या फिर D102 है वो दिखा दो। आ गया। इसी चीज को करने का अल्टरनेट मेथड क्या है, where department ID in D101, D102, बस सिंपल।
वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन D101 और D102, 101 और 102 वाली आ गई, नॉट इन इसका रिवर्स है, 101 और 102 को छोड़ करके कौन सी रह गई 103, तो ये वो दिखा देगा। ठीक है, इन और नॉट इन क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का देखो क्या काम है, ध्यान से देखना कि जब आपको कुछ पैटर्न मैच करना हो, पैटर्न मैच मतलब कि आपको देखना है कि वो नेम्स जो ए से स्टार्ट हो रहे हो या फिर वो नेम्स जो आपके ए से एंड हो रहे हो, इस तरीके का कुछ पैटर्न देखना हो तब हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इन पैटर्न वाले क्वेश्चंस में ना आपके दो वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं। इन लाइक ऑपरेटर वाले में दो वाइल्ड कार्ड्स आपके यूज होते हैं, एक होता है परसेंटेज और एक होता है आपका अंडरस्कोर। परसेंटेज होता है फॉर 0 और मोर कैरेक्टर्स, परसेंटेज आपका यूज होता है फॉर 0 और मोर कैरेक्टर्स मीन्स मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए। अंडरस्कोर आपका यूज होता है फॉर एग्जैक्टली वन कैरेक्टर, एग्जैक्टली वन कैरेक्टर के लिए। ठीक है, अब देखो इसका सिंटेक्स क्या रहता है, सेलेक्ट, जो कॉलम के नेम डिस्प्ले कराने हैं वो लिखोगे, स्टार लिखोगे तो सारे आ जाएंगे, फ्रॉम टेबल का नेम लिखोगे, वेयर जिस कॉलम पर लाइक ऑपरेटर लगा रहे हो उस कॉलम का नेम, लाइक और पैटर्न मैचिंग कंडीशन। ये कैसे लगेगा, अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, डिस्प्ले नेम ऑफ दोज स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विद एन, जिसका नेम एन से स्टार्ट हो रहा है वो डिस्प्ले कराने हैं। तो आपने सिर्फ ये चीज देखो अभी, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि सिंटेक्स कैसे लिखना है। तो मैंने क्या बोला, जिनके नेम्स एन से स्टार्ट हो रहे हैं, एन से स्टार्ट हो रहे हैं यानी कि एन आगे कुछ भी हो सकता है ना, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए परसेंट। नेक्स्ट है डिस्प्ले नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज नेम एंड्स विद ए, तो जिसका नेम ए से एंड हो रहा हो, ये एंडिंग हो गया, आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, परसेंटेज ए। नेक्स्ट है डिस्प्ले नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स सेकंड कैरेक्टर इज आई, कि जहां पर सेकंड कैरेक्टर आई हो, फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, फिक्स है ना, एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है तो अंडरस्कोर, आगे कितने भी हो सकते हैं तो परसेंटेज। नेक्स्ट आ रहा है उस लास्ट सेकंड कैरेक्टर इज एच, लास्ट सेकंड कैरेक्टर यानी कि लास्ट कैरेक्टर एक ही होगा, एक कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर, आगे कितने भी हो सकते हैं परसेंटेज। हु आर हैविंग 5 कैरेक्टर्स इन देयर नेम, तो 5 अंडरस्कोर आ जाएंगे। ठीक है, 5 अंडरस्कोर, परसेंट नहीं लिखोगे, परसेंट मींस कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि वही नेम जिसमें एक्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स हो तो 5 अंडरस्कोर लगा देना, नोट लाइक उसका रिवर्स है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं टेबल डिस्प्ले कराती हूँ, फिर हम इस लाइक ऑपरेटर को यूज करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लगाया, लेट सपोज मैं नेम्स डिस्प्ले करा रही हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, मैंने बोला वो नेम्स डिस्प्ले कराओ जो के से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या लिखोगे, वेयर नेम लाइक के एंड आगे कुछ भी हो सकता है तो परसेंट, तो वो नेम्स आ जाएंगे जो आपके के से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला वो नेम्स डिस्प्ले कराओ जिसका सेकंड अल्फाबेट आई हो, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक सेकंड अल्फाबेट क्या हो, सेकंड कैरेक्टर आई, तो फर्स्ट कुछ भी हो सकता है, एक के लिए अंडरस्कोर, सेकंड क्या हो गया आई हो गया, और आगे कितने भी हो सकते हैं तो परसेंटेज, तो वो मेरे पास नेम्स आ गए जिसका सेकंड कैरेक्टर क्या है आई है। अगर ऐसा हो कि ऐसा कुछ भी ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जो ए से एंड हो रहे हैं, आई डोंट नो है या नहीं है, तो परसेंट ए, ठीक है, एक है टिया, और मैं लिख देती हूँ परसेंट पी, पी से तो कोई नहीं एंड हो रहा, तो ये आपको क्या दिखा देगा, एम्प्टी सेट, एरर नहीं दिखाएगा, एम्प्टी सेट मींस ऐसा कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। नॉट लाइक इसका रिवर्स है। ठीक है, जैसे मैंने ये किया था ना अंडरस्कोर आई परसेंट, ये 3 रिकॉर्ड्स आए थे, तो जब मैं नॉट लाइक लगा दूंगी तो ये बाकी 3 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये उसका रिवर्स है। नेक्स्ट मेरे पास आता है नल वैल्यूज। देखो अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि आपने ये टेबल डिस्प्ले कराई, मैंने बोला कि जिसका जेंडर एम है वो डिस्प्ले कराओ, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू एम, ऐसे लिखोगे। फिर मैंने बोला कि जिसकी सैलरी 50,000 है वो डिस्प्ले कराओ, तो आप क्या लिखोगे, वेयर सैलरी इक्वल्स टू 50,000, कि जिसकी सैलरी 50,000 है वो आ गया। फिर मैंने बोला जिसकी सैलरी नल है वो डिस्प्ले कराओ, तो क्या आप ऐसे लिखोगे, वेयर सैलरी इक्वल्स टू नल, नो।
अगर नल वैल्यू से कंपेयर करना है तो मैं इक्वल्स टू नहीं लिखूंगी, मैं इज नल लिखूंगी, ठीक है। अगर नल वैल्यू से कंपेयर करना है तो मैं ऐसे लिखूंगी। एक ही रिकॉर्ड है मेरे पास अपनी टेबल में जहां पर आपका क्या नल रिकॉर्ड है, सैलरी नल है, तो दैट मीन्स क्या आ गया, 104 वाला आ गया। नॉट नल इसका रिवर्स है। नॉट नल क्या है कि नल वैल्यूज को छोड़ करके बाकी ही आपको दिखा देगा, ठीक है। इज नल इज नॉट नल हो गया। नेक्स्ट मेरे पास कमांड्स आती है ऑल्टर, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप। अब ऑल्टर, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप में क्या, देखो ऑल्टर कमांड अगर आपको अपनी टेबल में जो एक्सिस्टिंग टेबल है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है उसके स्ट्रक्चर में, मीन्स अगर आपको जो टेबल है उसमें कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, कोई कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी है, उसका साइज चेंज करना है, एक्सिस्टिंग कॉलम का नेम चेंज करना है, ये सारे काम करने तो हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। सबसे पहले देखो अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना हो, ठीक है, सपोज मुझे इसमें कॉलम ऐड करना है डीओबी नेम से, तो सिंटेक्स क्या होगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम। देखो ये कॉलम वर्ड लिखना ना ऑप्शनल है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम लिखा एम्प्लॉय, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम लिखोगे डेटा टाइप, और यहाँ पर उसको साइज भी तो बताओ, डेटा टाइप भी तो बताओ कि किस डेटा टाइप का। सपोज मैंने लिखा डेट डेटा टाइप का, ठीक है। तो जब आपने इसके टेबल का स्ट्रक्चर चेक करो या फिर ऐसे चेक कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि एक डेट नेम से कॉलम आपका टेबल में ऐड हो चुका है। तो कॉलम ऐड करने के लिए सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम। ये कॉलम वर्ड ऑप्शनल है, मैं इसलिए बोल देती हूँ, इसलिए लिख देती हूँ, रिदम बैठ जाता है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, ठीक है। सिमिलरली डिलीट का है, अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना हो। अच्छा देखो इसमें आपने क्या है कि डीओबी कॉलम जो हमने ऐड किया ना, बाय डिफॉल्ट सब में नल वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू इसमें ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट कमांड नहीं यूज करोगे, बिकॉज इंसर्ट कमांड से तो मेरे पास क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट करना, मुझे यहाँ पर क्या करना है, किसी वैल्यू में चेंजेस करना है, तो अपडेट कमांड यूज करोगे, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे अपडेट कमांड। अभी सपोज मुझे ये डीओबी कॉलम क्या करना है, डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। कॉलम नेम डिलीट करते टाइम उसको ये नहीं बताऊंगी कि उसकी डेटा टाइप क्या, वो तो इंसर्ट करते टाइम बताऊंगी। डिलीट करते टाइम मुझे सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा कॉलम है जो मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट हो गया। अब आप टेबल देखोगे तो देखो डीओबी कॉलम इसमें यहाँ पर आपका नहीं है। क्लियर हो गया, ऑल्टर कमांड हो गई। इसमें अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम ऐड करना है ना तो वो भी आप कर सकते हो। आप सिंपल क्या करना, ये ब्रैकेट लगा देना। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स एक ही साथ ऐड करने, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, ब्रैकेट लगाओगे, जो कॉलम ऐड करना है फर्स्ट उसकी डेटा टाइप, कोमा, सेकंड कॉलम का नेम उसकी डेटा टाइप, ये वाली ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, ये फर्स्ट कॉलम उसका डेटा टाइप, सेकंड कॉलम उसकी डेटा टाइप, ठीक है। सिमिलरली आपका हो गया ड्रॉप कॉलम के लिए, मैंने आपको बताया ये कॉलम वर्ड लिखना ऑप्शनल है, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है मॉडिफाई द डेटा टाइप और साइज, कि अगर आपको जो एग्जिस्टिंग टेबल के किसी कॉलम में डेटा टाइप या साइज चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है डिस्क्राइब और देन टेबल का नेम, ठीक है। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर जेंडर नेम से जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप का साइज कितना है, 2 है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई यूज करोगे। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, देखो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नेम क्या है मेरे पास यहाँ पर, लेट सपोज मुझे जेंडर में करना है, जेंडर क्या जितना साइज देना है, सपोज मैंने बोला 3, ठीक है। तो अगर आप डिस्क्राइब कमांड से देखोगे तो इसका ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे किसी डेटा टाइप का साइज चेंज करना है तो मॉडिफाई वर्ड यूज करोगे। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, जो कॉलम का नेम है वो प्लस उसकी जो न्यू डेटा टाइप या साइज जो आपने देना है वो, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है कि अगर आपको अपनी टेबल के कॉलम का नेम चेंज करना है,
अगर आपको अपनी टेबल के कॉलम का नेम चेंज करना है तो हम चेंज कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स क्या लिखोगे, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज पुराने वाला कॉलम नेम, फिर न्यू कॉलम नेम और उसकी डेटा टाइप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे DID कॉलम को चेंज करना है, मैं क्या लिखूंगी, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज पुराने कॉलम का नेम क्या है, DID, न्यू कॉलम सपोज मैं लिख रही हूँ डिपार्टमेंट ID, और इसके बाद इसकी डेटा टाइप, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कमांड से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो कॉलम का नेम चेंज हो गया। इस तरीके से हम अपने कॉलम का मीन्स जो है नेम वो चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब ऑल्टर कमांड में हमने ना क्या कर सकते हैं, जो प्राइमरी की वाला कॉलम है ना उसको भी हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं, राइट। अब देखो अगर आपको प्राइमरी की डिलीट करनी है तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की, मैंने अपना जो है EID वाले कॉलम पर प्राइमरी की लगा रखी है, देखो की में लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी की। तो अगर मुझे इसको हटाना है मैं क्या करूंगी, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी की डिलीट हो जाएगी। चेक करने के लिए डिस्क्राइब कमांड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर की के नीचे नहीं आ रहा है ना प्राइमरी की, दैट मीन्स ये कंस्ट्रेंट हट चुकी है। अब अगर सपोज आपको ने टेबल बना ली फिर बाद में आपने प्राइमरी की उसको ऐड करना है तो क्या सिंटेक्स लिखोगे, ऑल्टर टेबल। अब देखो इसमें एक चीज और भी है कि अगर आप किसी कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हो ना तो वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ID वाले कॉलम को प्राइमरी की नहीं लगा सकती बिकॉज इसमें वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। मैंने लिखा ऑल्टर टेबल टेबल नेम एम्प्लॉय ऐड और प्राइमरी की और उसके बाद ब्रैकेट है इतना, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, इसका सिंटेक्स होता है ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड प्राइमरी की और आई थिंक ब्रैकेट लगता है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। DEPT डिपार्टमेंट ID को, ठीक है। तो ये आपको एरर देगा कि डिपार्टमेंट ID की वैल्यूज रिपीट हो रही है, इसको आप प्राइमरी की नहीं बना सकते। सिमिलरली सैलरी कॉलम पर भी देगा, तो मैं अपना EID वाले कॉलम पर लगा रही हूँ, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड प्राइमरी की EID, ठीक है। तो देखो प्राइमरी की वाला जो कॉलम है वो आपका फिर से क्या बन चुका है, प्राइमरी, ठीक है। ऑल्टर कमांड क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का यूज होता है कि अगर मेरे पास एक टेबल बनी हुई है उसमें कुछ रिकॉर्ड्स को मुझे अपडेट करना है ना तब हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड, कुछ वैल्यूज को चेंज करना है तो अपडेट कमांड, राइट। सो अब मैं यहाँ पर अपना MySQL ओपन करूंगी। ये मेरे पास फिलहाल टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, चार्जिंग, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या करना है यहाँ पर, लेट सपोज कि जो जिसका एम्प्लॉय ID 104 है उसकी सैलरी जो नल है ना मुझे उसको सेट करना है, लेट सपोज 40,000। तो मैं क्या लिखूंगी, अपडेट का सिंटेक्स क्या है, अपडेट टेबल ने सेट जिस कॉलम में चेंजेस करने, क्या कॉलम में चेंजेस करना है, सैलरी, क्या न्यू वैल्यू देनी है, लेट सपोज 25,000। वेयर में कंडीशन लगा दो, वेयर EID इक्वल्स टू 104, तो जहां पर एम्प्लॉय ID 104 होगी वहां पर सैलरी कितनी हो जाएगी, 25,000। चेक करना है तो चेक कर लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और देखो यहाँ पर 104 था ना जो हमने कंडीशन दी थी, इसकी सैलरी अपडेट होकर कितनी हो गई है, 25,000, ठीक है। आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी एक साथ अपडेट कर सकते हो, कि मैंने बोला कि अपडेट टेबल ने सेट सैलरी इक्वल्स टू 45,000 where gender equals to F, where gender equals to F, तो जहां जहां पर जेंडर F होगा वहां पर सैलरी सबकी कितनी हो जाएगी, 45,000, ठीक है। ये मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, जस्ट आपको बताया था। अगर आप वेयर कमांड यूज नहीं करते, ठीक है, अगर आप सॉरी वेयर क्लॉज को यूज नहीं करते, एक कॉलम ऐड करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम, और कॉलम नेम में ऐड कर देती हूँ, लेट सपोज क्या ऐड करें, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, ऐड कॉलम डिपार्टमेंट नेम varchar और साइज दे दिया लेट सपोज 20,
ठीक है, कॉलम ऐड हो गया, टेबल से चेक कर सकते हो आप लोग सेलेक्ट कमांड से। अब अगर इस डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम में मुझे वैल्यू ऐड करनी है ना, अपडेट टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू, सपोज मुझे हर एक में परचेज डिपार्टमेंट रखना, सपोज मुझे हर एक में परचेज डिपार्टमेंट रखना, कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो सिंपल इधर से डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू परचेज। तो देखो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स आपके क्या हो गए, अपडेट। ठीक है, अगेन ये कॉलम डिलीट करना हो तो अल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम एंड देन कॉलम नेम, सिंपल। ये कॉलम वर्ड ऑप्शनल है, लिख भी दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, राइट। अपडेट कमांड हो गई। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या होता है कि अगर आपको अपनी टेबल से कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है ना, तब हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे। नाउ सपोज आई वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय आईडी 105, तो क्या लिखोगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय और वेयर में कंडीशन, वेयर ई आई डी इक्वल्स टू 106, कि जिसकी ई आई डी 106 है वो रिकॉर्ड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो देखो यहाँ पर आपका जो 106 वाला रिकॉर्ड था वो अब आपका क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे, आप सिंपल लिखते हो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन एंटर, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं लगाते, तो आपका टेबल के जितने रिकॉर्ड्स है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। बट जो उसका स्ट्रक्चर है ना, लाइक कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप, साइज, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बट सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये ऑब्वियसली डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय कमांड अभी हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे आगे और भी ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। नेक्स्ट मेरे पास आता है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल कमांड अगर आपको पूरी टेबल डिलीट करनी इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, आप क्या करोगे, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, और आपका कंप्लीट टेबल डिलीट हो जाएगी इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर एज वेल। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी हम बाद में ही अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है ऑर्डर बाय ग्रुप बाय हैविंग। ऑर्डर बाय कमांड किस लिए यूज होता है, अगर आपके अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, सो सपोज ये मेरे पास एक टेबल है, मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। देखो बाय डिफॉल्ट ही आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, सो देखो ये आपका जो सैलरी कॉलम है उसकी करस्पॉन्डिंग ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो गए, ऑर्डर बाय हो गए, अरेंज हो गए इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको डिसेंडिंग में अरेंज करना है, देखो असेंडिंग के लिए होता है ऑर्डर बाय सैलरी, या तो ऐसे लिख दो या ASC फॉर असेंडिंग। ठीक है, एक ही बात है, लिखो चाहे ना लिखो ऑप्शनल है। डिसेंडिंग के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी DESC डिसेंडिंग के लिए। ठीक है, किसी को भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है सैलरी को। सपोज आपने नेम के अकॉर्डिंग करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय नेम। असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फाबेटिकल वाइज आ जाएंगे। ठीक है, डिसेंडिंग लिखोगे तो ये Z to A आ जाएंगे। ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग, ये ऑर्डर बाय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है ग्रुप बाय कमांड। अच्छा, ऑर्डर विद वेयर लगाना हो, मीन्स लेट सपोज कि जो फीमेल एम्प्लॉइज है ना, सिर्फ उनको मुझे ऑर्डर बाय करना है, तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर आएगा, फिर ऑर्डर बाय आएगा। ऑर्डर बाय के बाद वेयर क्लॉज नहीं आएगा। ठीक है, सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू F, और फिर मैंने कर दिया ऑर्डर बाय नेम, कि जिनका जेंडर फीमेल है ना, सिर्फ वो आपके रिकॉर्ड्स आए और वो अरेंज हो जाएंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है ग्रुप बाय कमांड। देखो ग्रुप बाय हैविंग इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको एग्जाम में ना पता लगे ना ग्रुप बाय कब यूज करना है, तो आपको ना ये कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देंगे, लाइक सपोज मेरे पास होगा ईच वर्ड, वाइज वर्ड, ठीक है, मीन्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट वाइज, ऐसा कुछ लिखा हो तो दैट मीन्स आपकी ग्रुप बाय कमांड यूज होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी ग्रुप बाय कमांड यूज होगी। ठीक है, अब ग्रुप बाय के सिंटेक्स में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ग्रुप बाय के सिंटेक्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसका एक बार सिंटेक्स देखो, एक ग्रुप बाय का और एक ज्वाइन का आगे बताऊंगी। ठीक है, फिर हम इसकी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो जब भी ग्रुप बाय कमांड यूज होगी, जब भी आपकी ग्रुप बाय कमांड यूज होगी, तो साथ में आपका एक एग्रीगेट फंक्शन जरूर यूज होगा।
ठीक है, तो साथ में आपका एक एग्रीगेट फंक्शन जरूर यूज होगा। एग्रीगेट फंक्शन बहुत इजी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सेलेक्ट। ठीक है, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम का नेम, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम का नेम, कोमा एग्रीगेट फंक्शन तो आपको दिया ही हुआ होगा वो लिखोगे, फ्रॉम टेबल का नेम लिखोगे, ग्रुप बाय जिस कॉलम की ग्रुपिंग की है वो यहाँ दोबारा लिखोगे। तो दैट मीन्स जो कॉलम का नेम यहाँ लिखा था वही सेम कॉलम का नेम यहाँ लिखोगे। क्लियर हुआ ग्रुप बाय का सिंटेक्स? सेलेक्ट जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम का नेम, कोमा एग्रीगेट फंक्शन, फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाय जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है उसका नेम। ठीक है, सो ग्रुप बाय कमांड करने से पहले आई थिंक बेटर होगा कि अगर हम एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ लें। ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको 6 एग्रीगेट फंक्शंस बता दूं। ये आपकी टेबल है एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा एक सम फंक्शन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज जहां पर है वहां पर अप्लाई होगा। सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी है सबका इसने सम करके दिखा दिया। ठीक है, फिर एक मेरे पास होता है एवरेज, एवीजी, एवरेज पूरा नहीं है एवीजी, एवरेज फाइंड आउट कर देगा। फिर मेरे पास आता है मैक्स सैलरी कि ये आपको मैक्सिमम वैल्यू बता देगा कितनी है, 50,000। फिर एक मेरे पास आता है मिन फंक्शन, ये आपको मिनिमम वैल्यू बता देगा कितनी है। ठीक है, सम एवरेज मैक्स मिन। एक होता है काउंट और काउंट स्टार। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले ये मेरे पास टेबल है, एक नल रिकॉर्ड ऐड करती हूँ। ठीक है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज और 106 नेम हो गया लेट्स सपोज सिया, डिपार्टमेंट आईडी D103 एंड जेंडर फीमेल, और सैलरी में हमने लिख दिया लेट्स सपोज नल। ठीक है, अब ये टेबल हो गई मेरे पास। तो अगर मैं कह रही हूँ सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अगर मैं देखो काउंट के साथ स्टार नहीं लगा रही, स्टार बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑल को। ठीक है, स्टार नहीं लगा रही हूँ तो ये नॉन नल वैल्यूज इंक्लूड करेगा, मीन्स 5 वैल्यूज है, नल को इंक्लूड नहीं करेगा। वहीं अगर मैं लिख देती हूँ सेलेक्ट काउंट स्टार, तो ये इंक्लूडिंग नल वैल्यू, स्टार का मतलब ऑल है, स्टार का मतलब ऑल, तो दैट मीन्स ये आपके सारे रिकॉर्ड्स दिखाएगा इंक्लूडिंग योर नल वैल्यूज। ठीक है, अब ये आपकी टेबल है। अब हम आ जाते हैं ग्रुप बाय कमांड पर। सपोज मैंने देखना है कि मेल एम्प्लॉयज कितने हैं और फीमेल एम्प्लॉयज कितने हैं, हाउ मेनी मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर इन ईच डिपार्टमेंट इन दिस एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो मैंने ग्रुपिंग किसकी करनी है, जेंडर की, मेल और फीमेल एम्प्लॉयज देखने हैं। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, जेंडर कॉलम की। अब ये देखना है ना कि कितने हैं, तो काउंट फंक्शन लगा दो, काउंट स्टार लगा दो, फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, जेंडर। तो यहाँ पर आपका देखो मेल 2 एम्प्लॉयज है, फीमेल आपकी 4 एम्प्लॉयज है। ठीक है, अगर आपको देखना हो कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी को ऐड करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, ग्रुपिंग किस कॉलम की हो रही है, डिपार्टमेंट आईडी की हो रही है। ये आपका कैसे कैलकुलेट होगा, डिपार्टमेंट आईडी और हर उनकी सैलरी का सम करना है, हर एक डिपार्टमेंट की सैलरी का, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो ये आपका कैसे हुआ, जो डिपार्टमेंट आईडी है ना 101, एक ये है और 2 ये हैं, इन तीनों की सैलरी का सम, यानी कि 25,000 प्लस 18 प्लस 25, 25 तो 50 हो गया, और 50 और 18 68,000 हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 68,000। D102 38,000 प्लस 50,000, ये 88,000 हो गया। D103 के लिए आपके पास क्या, नल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल। आगे ग्रुप बाय समझ। अब अगर मुझे अपने ग्रुप डेटा पर कंडीशन लगानी है कि जो डेटा मैंने अपना ग्रुप करा है उस पर कंडीशन लगानी है, तो आपका हैविंग क्लॉज यूज होगा। ठीक है, ग्रुप डेटा पर कंडीशन लगानी है तो हैविंग क्लॉज यूज होगा। अब जैसे मैंने आपको जेंडर वाला बताया था, सेलेक्ट जेंडर काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जेंडर, मैंने बोला कि मुझे उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड दिखाओ जहां पर टोटल नंबर ऑफ जेंडर जो आए ना 3 से ज्यादा हो, तो दैट मीन्स सेलेक्ट जेंडर काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जेंडर हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2 या 3, जो कंडीशन। ठीक है,
तो 3 से ज्यादा सिर्फ एक ही है, यानी कि फीमेल एम्प्लॉइज जिसका काउंट स्टार क्या है 4 है। तो इस तरीके से हम अपने ग्रुप के डेटा पर क्या लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय कमांड हो गई है एंड हैविंग कमांड होगी। ठीक है, हैविंग क्लॉज क्या कहते हैं, ग्रुप बाय के साथ ही यूज होगा। ठीक है, सेलेक्ट जिस कॉलम पे ग्रुपिंग करनी है उसका नेम, एग्रीगेट फंक्शन हो गया, फ्रॉम टेबल का नेम हो गया, ग्रुप बाय और फिर हैविंग में जो आपने कंडीशन लगानी हो वो। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंट स्टार। अब कुछ डिफरेंसेस देखो, डीडीएल और डीएमएल कमांड में क्या डिफरेंस है। देखो पहले मैं आपको बताती हूँ डीडीएल कमांड्स कौन सी होती है और डीएमएल कमांड्स कौन सी होती है, उसके लिए आप यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब देखो हमने कौन कौन सी कमांड्स पढ़ी है, क्रिएट, इंसर्ट, ऑल्टर, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, ड्रॉप। ठीक है, अब देखो डीडीएल और डीएमएल कमांड्स कौन सी होती हैं। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल की फुल फॉर्म होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन की स्पेलिंग DEFINITION, NA नहीं आता है। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल लैंग्वेजेस आपकी वो होती हैं, वो कमांड्स हैं जो आपके टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करती हैं। टेबल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेबल का स्ट्रक्चर मतलब उसका कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप, उसका साइज, ये सब। डीएमएल कमांड्स वो होती है जो आपके टेबल की वैल्यूज पर इफेक्ट करती है, स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्रिएट में हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, डीडीएल हो गया। इंसर्ट में हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड, डीएमएल हो गया। ऑल्टर में कॉलम या एड डिलीट कर रहे हैं, टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, डीडीएल कमांड हो गया। डिलीट से हम रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डीएमएल हो गया। अपडेट में रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डीएमएल हो गया। सेलेक्ट आपका वैल्यूज डिस्प्ले करा रहा है, डीएमएल हो गया। ड्रॉप टेबल डिलीट हो रही है तो ये आपका कौन सा हो गया, डीडीएल। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं इसमें, आप चेक करो जरा डीडीएल कौन कौन सी है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप आपकी कौन सी है, डीडीएल। इसको ध्यान रखने के लिए निमोनिक है कैट, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। ठीक है, अच्छा, और डीएमएल कौन सी है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट। यानी कि डीएमएल की मैं बात करूं, सिद्धू, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। ठीक है, सिद्धू, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। तो ये आपकी डीएमएल कमांड्स हो गई। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस देखो जरा, नाउ सी द डिफरेंस। डीडीएल की फुल फॉर्म हो गई डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल में अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है वो वाली कमांड्स हो गई है, डीएमएल टेबल की वैल्यूज पर, और क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, और ये आपका सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। नेक्स्ट डिफरेंस मेरे पास आता है कैर और वैरकेर। अब देखो कैर और वैरकेर में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम का नेम लिया कैर और इसका साइज मैंने लिख दिया लेट्स सपोज यहाँ पर 10। ठीक है, दूसरी तरफ पर मैंने कॉलम का नेम लिया नेम और अब साइज डेटा टाइप क्या लिख दिया, वैरकेर, और साइज 10। ठीक है, कैर और वैरकेर में देखो क्या डिफरेंस है। कैर आपका फिक्स्ड कैरेक्टर लेंथ है, फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप, और वैरकेर मींस वेरिएबल कैरेक्टर। अब ये फिक्स्ड और वेरिएबल का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नेम लिखा रिया या सिया। ठीक है, अब सिया में 1 2 3 4 ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, तो 5 6 7 8 9 10, इसको आगे 10 ब्लैंक स्पेसेस ऐड करके हर एक को 10 बाइट्स मेमोरी में एलोकेट करा देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिखा भूमिका, BHUMIKA, तो कितने कैरेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 ब्लैंक स्पेसेस ऐड करके अगेन इसकी लेंथ कितनी बना दी, 10 बाइट्स। ठीक है, वैरकेर में ऐसा नहीं है। अगर मैंने नेम लिखा है सिया, बेशक मैंने 10 कैरेक्टर्स साइज दे रखा है, बट ये मेमोरी में 4 बाइट्स ही लेगा, ये 10 नहीं लेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो कैर आपका क्या फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप है, वैरकेर आपका वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप है। कैर डेटा टाइप लिखते टाइम अगर आप साइज नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट 1 बाइट ले लेता है और वैरकेर आपका एरर देगा। ठीक है, वो स्टोरेज साइज कितना होता है, जितनी आप लेंथ सेट करोगे उतना। इसमें स्टोरेज साइज वैरकेर का डिपेंड करते हैं कि आपने एक्चुअल स्ट्रिंग क्या एंटर करी, उसके अकॉर्डिंग उसका साइज लेगा। ठीक है, मैक्सिमम ये 255 कैरेक्टर्स ले सकते हैं, वैरकेर आपका 65535 कैरेक्टर्स ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉप और डिलीट कर लोगे। ड्रॉप में आपका अगर मुझे टेबल के स्ट्रक्चर को ही डिलीट करना है, ड्रॉप कमांड।
अगर मुझे टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड यूज करेंगे। ड्रॉप आपकी डीडीएल कमांड है, डिलीट आपकी डीएमएल कमांड है। सिंटेक्स लिख देना दोनों का। ऑल्टर और अपडेट में क्या डिफरेंस है? ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू ऐड अ कॉलम, डिलीट अ कॉलम, रीनेम द कॉलम, चेंज द डेटा टाइप, उसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करता है। अपडेट कमांड अगर मुझे टेबल में कुछ रिकॉर्ड में चेंजेस करना है, वैल्यूज अपडेट करनी है तब यूज करेंगे। ऑल्टर आपकी डीडीएल कमांड है, अपडेट आपकी डीएमएल कमांड है। आगे उसका सिंटेक्स लिख देना। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय कमांड। ऑर्डर बाय कमांड अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाय कमांड लिखोगे। ग्रुप बाय कमांड अगर आपको अपने कॉलम को अपनी टेबल में रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, एग्रीगेट फंक्शन, तो आप ग्रुप बाय कमांड का यूज करोगे। वेयर और हैविंग अगर आपको रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, जो आपकी सेलेक्ट वाली टेबल से जो रिकॉर्ड्स हैं, तो आप वेयर क्लॉज का यूज करोगे। अगर आपको ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगानी है तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक मेरे पास आता है, दैट इज जॉइंस इन माई एसक्यूएल। दो टाइप की ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, तो ज्वाइन करने से पहले हम एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूंगी, जो टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है ना एम्प्लॉय वाली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल हमने क्रिएट करी थी। यहाँ पर एक कॉलम था मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब मैं एक डिपार्टमेंट नेम से टेबल क्रिएट कर रही हूँ। उसमें बेसिकली क्या लिखूंगी कि किस डिपार्टमेंट आईडी का डिपार्टमेंट नेम क्या है बेसिकली। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम मैंने लिखा डिपार्टमेंट, क्रिएट की स्पेलिंग गलत हो गई है ना, क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज डिपार्टमेंट, फिर मैंने लिखा डिपार्टमेंट आईडी एंड कैर 5 लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, इसमें प्राइमरी की कोमा डिपार्टमेंट नेम varchar, और इसका साइज मैंने दे दिया 20। ठीक है, ये टेबल की यहाँ पर क्या मिस्टेक है, अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाई, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट और इसके बाद मुझे लगानी है ब्रैकेट, रह गई। ठीक है, पता तो था लगानी है बट रह गई। डिपार्टमेंट आईडी एंड देन डिपार्टमेंट नेम ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई। स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो अपना डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, अब मुझे इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। बेसिकली डिपार्टमेंट आईडी में वैल्यूज क्या है, D101 है, 2 है और 3 है। ठीक है, सो मैं यहाँ फटाफट से रिकॉर्ड इंसर्ट कर देती हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज डिपार्टमेंट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज D101 हो गया, लेट सपोज आपका परचेज डिपार्टमेंट, D102 is your sales department and D103 is your marketing department. ठीक है, नाउ सी हियर, मेरे पास ना दो टेबल्स हैं बेटा। एक तो मेरे पास है एम्प्लॉय नेम से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एक मेरे पास है टेबल डिपार्टमेंट नेम से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये दो टेबल्स हैं। ठीक है, अब मुझे इसके बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने बोला था कि जब भी दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना हो तो एक कॉलम ऐसा जरूर होगा जो दोनों टेबल्स में क्या होगा, सेम होगा। तो वो कॉलम यहाँ पर कौन सा, डिपार्टमेंट आईडी। तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम है, ये इस टेबल के लिए आपका फॉरेन की है और सेकंड वाली टेबल के लिए आपका प्राइमरी की। ठीक है, अब देखो ज्वाइन, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैंने सिंपल लिखा सेलेक्ट, सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, स्टार फ्रॉम, ध्यान से देखते जाना ये सारी चीजें। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नेम, कॉलम सेकंड टेबल का नेम। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कोमा डिपार्टमेंट। ये आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है कैसे निकलता है, एक रिकॉर्ड उठाओ इसका 101 वाली का, इसको सभी के साथ लिख दो। देखो कॉलम्स तो आपके सारे आएंगे, ईआईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ये आगे पहले फर्स्ट टेबल के कॉलम के नेम्स, फिर आपके सेकंड टेबल के कॉलम के नेम्स। ठीक है, तो इस 101 वाले रिकॉर्ड को इन 3 के साथ लिखोगे। देखो ये 101 वाली, ये 101 वाला सेम रिकॉर्ड D101, 102, 103 के साथ लिखा हुआ है। फिर 102 वाला पिक करोगे, ये 102 वाला रिकॉर्ड आपका ये D10123 के साथ लिखा हुआ है।
फिर 103 वाला रिकॉर्ड आप लोगों का, ये 103 वाला रिकॉर्ड, ठीक है, ये आपका D10123 के साथ लिखा हुआ है। इस तरीके से आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूं, देखो इस टेबल में सपोज m नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी इस टेबल में दोनों के कॉलम्स का एडिशन होगा m प्लस n। m प्लस n क्या होगा, डिग्री होगी। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि सपोज टेबल इज हैविंग m नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 2 5 जितना आपको दे दे, टेबल 2 इज हैविंग n नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस टेबल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे उसकी डिग्री क्या हो रही है, प्लस हो रही है ना, तो m प्लस n। इसमें कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, दो इसमें है, तो कितने कॉलम्स हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो दैट विल बी m इंटू n। इसमें रिकॉर्ड्स है 6, इसमें है 3, तो 6 इंटू 3 18। 18 रिकॉर्ड्स आपके होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है बेटा ज्वाइन। दो टाइप की ज्वाइन आप लोगों के सिलेबस में, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। अ ज्वाइन इज अ क्वेरी दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल से कंबाइन करना है, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। टेबल अलाइंस मैंने आपको बताया, ऑल्टरनेट नेम देना, ठीक है। पहले हम देखेंगे इक्वी ज्वाइन क्या होता है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, इक्वी ज्वाइन के सिंटेक्स में भी काफी बच्चों को दिक्कत रहती है, तो ज्वाइन का सिंटेक्स देखो क्या है। पहले तो आप लिखोगे सेलेक्ट, ठीक है, स्टार या फिर जो कॉलम्स आपको डिस्प्ले कराने हैं उसका नेम, फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, टेबल 1 कोमा टेबल 2, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, टेबल 1 कोमा टेबल 2, वेयर। अब मैंने आपको बताया एक कॉलम सेम जरूर होगा, तो टेबल 1 डॉट सेम कॉलम का नेम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट सेम कॉलम का नेम। ये आपका ज्वाइन का सिंटेक्स है। देखो ज्वाइन की कमांड जब भी आएगी ना, इतना तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद अगर कोई कंडीशन है तो वो एंड में आएगी, इसके बाद अगर कोई कंडीशन है तो वो एंड में आएगी। हम इवनिंग वाली लाइव क्लास में PYQs करेंगे ना, उसमें सब पहुंच जाना, तब हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो मेरे पास जो ज्वाइन कमांड है, मेरे पास जो ये MySQL की टेबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, यानी कि एम्प्लॉय कोमा डिपार्टमेंट, वेयर फर्स्ट टेबल का नेम दैट इज एम्प्लॉय डॉट सेम कॉलम का नेम क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, इक्वल्स टू सेकेंड टेबल का नेम क्या है, डिपार्टमेंट डॉट सेम कॉलम का नेम क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, सेमीकोलन। ये आपकी ज्वाइन कमांड है, ठीक है। अब देखो इस ज्वाइन कमांड से क्या हुआ मेरे पास, जो ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आई थी ना मेरे पास, जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आई थी, इसमें जहां पर डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू इक्वल थी, यानी कि एक D101 एक तो ये रिकॉर्ड आया मेरे पास इक्वी ज्वाइन में, और देखो कौन सा सेम है, D102 एक ये रिकॉर्ड आया मेरे पास इक्वी ज्वाइन में, और मेरे पास आया देखो जहां पर सेम हो 2, और ये D101 ये इसको चेक कर लेना, ठीक है। जो जो रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू इक्वल है ना, वो वाले रिकॉर्ड्स कार्टेशियन प्रोडक्ट शूट करके मेरे पास इक्वी ज्वाइन में आ गए, ठीक है। अब देखो इक्वी ज्वाइन में जो आपके पास रिजल्ट आया है, उसमें जो डिपार्टमेंट आईडी सेम कॉलम है, ये एक जैसा सा नहीं लग रहा बिल्कुल, कि सेम कॉलम का नेम है और वैल्यूज भी सेम है, ठीक है। इस चीज को अगर मैं एक ही बार डिस्प्ले कराना चाहूँ तो हम यूज करते हैं नेचुरल ज्वाइन, कि जो आपका सेम कॉलम रिपीट हो रहा है ना, अगर मैं चाहूँ कि ये रिपीट ना हो, एक ही बार आए, तो हम नेचुरल ज्वाइन यूज करते हैं। नेचुरल ज्वाइन का सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नेम, नेचुरल ज्वाइन सेकेंड टेबल का नेम दैट इज डिपार्टमेंट, बस इतना सा सिंटेक्स है। तो देखो डिपार्टमेंट आईडी आपका एक ही बार आ गया, डजंट मैटर कि आपका डिपार्टमेंट आईडी कहां पर आया, कौन से नंबर पर आया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इमटेरियल, ध्यान है स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो डिपार्टमेंट आईडी तो एक ही बार आ रहा है ना, तो दिस इज योर नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पढ़नी हो तो
SQL equivalent performs a join against equality और मैचिंग कॉलम वैल्यूज ऑफ एसोसिएटेड टेबल में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट आया था ना, वहां पर जो सेम कॉलम की वैल्यूज इक्वल थी वो सारी की सारी आपके कहां पर आती है, इक्विजॉइन। सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर फर्स्ट टेबल का नेम डॉट सेम कॉलम का नेम इक्वल्स टू सेकंड टेबल का नेम डॉट कॉल सेम कॉलम का नेम, ठीक है। या फिर आप ये यूज कर सकते हो जो आपका बहुत कम यूज होता है, इवन सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में भी आज तक ये सिंटेक्स नहीं लिखा हुआ, बट कहीं पर आप पढ़ो तो ये भी सिंटेक्स है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन सेकंड टेबल का नेम ऑन और फिर ज्वाइन कंडीशन, ठीक है। तो आप इसको रहने दो, आप ये वाला करो, राइट। नेचुरल ज्वाइन मैंने आपको बता दिया, इट इज अ टाइप ऑफ इक्विजॉइन and is structured in such a way that columns with the same name of associated table will appear once only। कि जो सेम कॉलम आपका दो बार रिपीट हो रहा था ना, वो आपका एक ही बार आएगा। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन सेकंड टेबल का नेम, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर ही आपका नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन भी हमारा हो चुका है। इसी के साथ हमारा ये जो MySQL की वन शॉट है रॉकिंग बोर्ड सीरीज का, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये MySQL बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। इवनिंग की लाइव क्लास में जरूर पहुंच जाना, जहां पर हम बहुत सारे PYQs करेंगे। अगर आप ये वाले नोट्स चाहते हैं रॉकिंग बोर्ड सीरीज के, तो उसको जो परचेज करने का लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पर आपको डेली बहुत सारी अपडेट्स मिल रही है। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। नोट्स परचेज करने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट कर सकते हो। इवनिंग की लाइव क्लास में जरूर पहुंच जाना, अटेंडेंस एकदम 100% चाहिए। हम मिलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारा नारा मिलकर मेहनत करेंगे, धूम मचाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आएंगे विद अवर जानदार और शानदार सीरीज दैट इज रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीत के से। टिल देन कीप वॉचिंग, keep smiling, keep studying. Bye bye.